सो गाइस हम आ चुके हैं अपने दूसरे सेक्शन के साथ जो कि अपना 178 और 178 के अंदर टू टाइप के थिंग्स आती हैं। फर्स्ट आपका ऑडिट कमेटी एंड सेकंड इज़ अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर एम्प्लॉयज़। भाई ऑडिट कमेटी है ना, इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग बिकॉज यहाँ पे तो इसका कवरेज है ही है। प्लस ऑडिट के अंदर आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर है भाई उसके अंदर भी भर रखा है इन्होंने। सो जल्दी जल्दी क्विकली ख़त्म करते हैं 2 से 3 मिनट में। सो ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी किस पे होती है? आपकी लिस्टेड एंटिटी हो प्लस आपका अगर पब्लिक एंटिटी है कोई जिसका कि आपका पेड अप कैपिटल है 10 या 10 करोड़ से ऊपर। सेकंड आपका होता है टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर। थर्ड आपका होता है लोन, डिपॉजिट्स या फिर डिबेंचर्स 50 करोड़ से ऊपर। अगर आपका ये सब है तो आपके ऊपर इसका इम्प्लीकेशन होगा। इसका कंपोजिशन कैसा होता है? इसके डायरेक्टर 3 से ज़्यादा होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आपके होंगे इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट का केस नहीं होता अगर ये अंडर सेक्शन 8 में है, तो वहाँ पे सिर्फ 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए। प्लस आपका इसमें जितने भी लोग होंगे दे शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके साथ साथ अगर चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन आपका जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्लस ये शुड बी फाइनेंशियल एक्सपर्ट। वो उसके पास को प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, उसने पहले कहीं एज ए CEO CFO एज अ वर्क करा हो। उसके बाद आपके आता है कि भाई ऑडिट कमेटी के फंक्शन क्या क्या हैं। सो ऑडिट कमेटी के फंक्शन है जिस नाम से लगता है ऑडिट, तो ऑडिट का क्या है भाई? ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसका रेमुनरेशन देखना, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके रिलीज़ करने हैं उसको आपका रिव्यू करना, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को चेक करना, आपका जो फंड्स आपने पब्लिक से लिया है उसको मॉनिटर करना कि यार उसका यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, एज़ पर जो आपने बताया था उसके उसके अकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद होता है आपका इंटर कंपनी कोई लोन्स है तो उनको एक बार स्क्रूटनाइज करना, इंटर कंपनी लोन्स का कोई इन्वेस्टमेंट होता है। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑडिट कमेटी। उसके बाद आपका आता है कि यार इसमें इसमें RPT को अप्रूव करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिकॉज RPT एक बहुत अलग ही टॉपिक है बट इसमें ऑडिट कमेटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो आपको एक देखना पड़ेगा। प्लस एक और केस है, अगर कोई ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 188 कवर नहीं है तो उसको ऑडिट कमेटी अप्रूव नहीं करेगी। प्लस अगर कोई ट्रांजेक्शन है RPT की जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है और डायरेक्टर या किसी ऑफिसर ने उसको अग्री कर लिया है विदाउट अप्रूविंग फ्रॉम ऑडिट कमेटी, सो आपको 3 महीने के अंदर उसको रेक्टिफाई कराना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ऑडिट कमेटी की ड्यूटी क्या क्या होती है? सॉरी, पावर्स, नॉट ड्यूटी। ड्यूटी तो हम देख चुके फंक्शंस में। सो उनकी पावर क्या होती है? पावर कुछ नहीं है, सिंपल है। आप किसी भी ऑडिटर से अपना आप पूछ सकते हैं कि यार व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई हैं, आपका इंटरनल कंट्रोल की क्या क्या अभी कैसी आपकी what is the any kind of deficiency is there or not in the internal control, how effective they are। और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोर्ड को सबमिट करने से पहले आप कर सकते हो उसका रिव्यू पूरा। प्लस आप ऑडिटर से आपका कोई भी डिस्कशन कर सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द थॉट ऑफ ऑडिट कमेटी। प्लस अगर आपको कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं ऑडिट कमेटी वाले। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन डू, और विजिल मैकेनिज्म को ओवरसी करेंगे। उसके बाद आपका डिस्क्लोजर किस टाइप के होते हैं यार? बोर्ड वालों को ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मेरा ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या है, प्लस अगर मेरे को ऑडिट कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दिया था और तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपका ये ऑडिट कमेटी वाला पार्ट खत्म होता है। प्लस इसमें एक ओमनीबस अप्रूवल है, इट इज़ रिलेटेड मोर टू द RPT, सो यू कैन जस्ट स्टडी विद दिस। 188 के साथ ओमनीबस भी देख लो, नहीं पड़ जाएगा। ऑडिट कमेटी का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा भी है, बट यू कैन जस्ट चेक विद दिस। सो गाइस सेकंड जो अपना पार्ट है 177 का, इट इज़ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़। सो उसके अंदर क्या होता है उसकी इम्प्लीकेशन देखेंगे कि किस पे मैंडेट है। तो आपका होगा लिस्टेड एंटिटी फर्स्ट आता है, लिस्टेड नहीं है तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप पे अगर आपने पब्लिक से फंड रेज करा है सो उस पर इम्प्लीकेशन होगा। थर्ड आपका होगा अगर आपने बोरोइंग्स ली हैं फ्रॉम बैंक और PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मोर देन 50 करोड़, सो आप पे इम्प्लीकेशन होगा। और ये बनाया क्यों जाता है यार? इसके बनता है कि अपने डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि यार हम अगर उसको जेन्युइन कंसर्न तो हम उसको रेज कर सकें और सेफ गार्ड हो सके विक्टिमाइजेशन से कोई पर्सन। थर्ड आपका होता है कि वो एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि आपको यार ऑडिट कमेटी तक रीच करना है, सो यू कैन डू दिस। आपका इसको ओवरसी कौन करता है? अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, इम्प्लीकेशन है, तो ऑडिट कमेटी इसको ओवरसी करेगा। वो नहीं है तो आपका बोर्ड ओवरसी करेगा। इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने तो क्वेश्चन बैंक में, कि कई बार होता है कि विजिल मैकेनिज्म बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर आपको उसको एक आप अपनी वेबसाइट पर भी लाना पड़ेगा, प्लस उसको आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड प्लस वन मोर थिंग इज़ देयर कि यार
अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, आपने विजुअल मैकेनिज्म रेज तो कर दी कंसर्न, सो इफ़ देर इज़ इंटरेस्टेड पर्सन और उससे रिलेटेड कोई पर्सन है तो वो उसमें पार्ट नहीं लेगा, बिकॉज इंडिपेंडेंस भी देखनी पड़ती है इन दैट केस. सो यही है. सो गाइज, आई होप it helps you. It also helping me to memorize these things again and again, because अपने आप याद करने से कुछ नहीं होता. If I just speak it once, twice, so it just helps me a lot. So yes, this is it.